अगर आप हर वुमन को 3 प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहोगे फॉर सेक्सुअल वेलनेस तो वो क्या हो? आज भी बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो अपने सेक्सुअल कंसर्न्स किसी से डिस्कस नहीं करती। उन्हें कब और किससे अपने सेक्सुअल कंसर्न्स डिस्कस करनी चाहिए? See, females should always, first of all, start discussing their sexual concerns. They should not feel ashamed of it. They should not feel awkward of it. Right? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बहुत लोग सोचते तो है लेकिन खुल के बात करने से हिचकिचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विमेन सेक्सुअल वेलनेस। अब विमेन सेक्सुअल वेलनेस बोला तो सिर्फ प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रासेप्शन तक सीमित नहीं है। विमेन सेक्सुअल वेलनेस में कंफर्ट, प्रोटेक्शन, इमोशनल रिलेशनशिप, ओवरऑल वेलबींग ऑफ रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आती है। बट बहुत सी औरतें मिस इन्फॉर्मेशन, मिथ्स या हिचकिचाहट की वजह से इस बारे में खुल के बात ही नहीं करती। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है रिनोन्ड गायनेकोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणुका। वेलकम रेणुका। Thank you, Sandev. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेक्सुअल वेलनेस का एक्चुअल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सेक्स से रिलेटेड है या उससे कहीं ज्यादा? Most of the people या maximum लोग जब मैं बोलती हूँ कि sexual wellness is not only about sex, they get confused about it और they get questioned about it कि फिर sexual wellness क्या है? See, WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है कि इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ तो उसमें भी आपका इमोशनल, फिजिकल, इंटीमेट, मेंटल हेल्थ, ये सब चीजें इंक्लूड होती है। Only performing on the bed is not sexual health. Sexual health में yes, desire, libido, everything is included. But what is more important is that the women should feel comfortable in her own body. They should feel that they are heard about their choices. They are heard about their comforts and discomforts. They should be freely able to consent when they are into it, when they are not into it. अगर ये सब चीजें in place है, then there is a good sexual health, I would say. फिर sexual health बोलने के बाद में काफी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी या तो फिर पीरियड्स के अराउंड चलता है क्या? तो नहीं. The sexual well-being and sexual health is inclusive of your stages of life, like your pregnancy, your breastfeeding stage, your perimenopausal, menopausal stage, your pubertal stage. Along with that, आपका एक pelvic floor का health, आपका gynecological health, आपके partner के साथ में आपका relation कैसा है, whether are you really open and able to communicate your needs and wants to your partner, all this is included in the sexual well-being. So I think sexual well-being का core meaning is inconclusive of all the health and all the emotional well-being around it. So I think women should understand this. Like almost encompassing entire life cycle of a female. Yes. So on a practical note, आपने हमेशा पूछना चाहिए अपने आप को 3 सवाल, जिसमें एक सवाल आता है कि am I comfortable, am I being heard, and am I able to express myself freely? अगर ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कहीं पे भी आपको नो लग रहा है तो yes, definitely you need some help and some communication improvement with your partner to have a wonderful sexual life. हमारी सोसाइटी में विमेन सेक्सुअल हेल्थ को लेके इतना टैबू क्यों है और इसका फीमेल्स की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के अराउंड जो टैबू है, इट स्टार्ट्स विथ साइलेंस. Many a times into a relationship, silence को हाँ माना जाता है and it is not considered as, या silence को neutral माना जाता है, right? So when the silence is considered neutral, it will only prolong your sufferings. उसमें you will not be able to ask questions. अब into our culture या our society या in overall, मोस्टली बच्चियों को या लड़कियों को भी डोंट इवन टेल द साइंटिफिक नेम्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. तो फिर पेन, कंसेंट, पीरियड्स या तो फिर प्लेजर या डिजायर, ये तो बातें कभी होती ही नहीं है. वी हैव ऑलवेज टोल्ड द गर्ल्स, द यंग गर्ल्स, दैट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर समथिंग विच यू शुड बी ashamed of because they are private.
ये प्राइवेट के नाम पे चीजों को शेमफुल बना दिया है. Private is different and shameful Shameful is is different. So this difference has to be explained, and this difference has to be highlighted when you are sexually educating a child. That shame and private, these two things are different. So आज तक का जो एक ओवरऑल कल्चरल या तो फिर जो कुछ सिस्टम्स में है, दैट इज प्राइवेट इज इक्वल टू शेमफुल. एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्टली लड़कियों को या तो फिर विमेन को लगता है कि डिस्कसिंग देयर इंटीमेट कंसर्न्स या तो फिर सेक्सुअली रिलेटेड कंसर्न्स इज वेरी शेमफुल एंड दे डोंट कम आउट विथ इट. उनको लगता है कि अगर उन्होंने ये बात किया तो शायद उनको कैरेक्टर पे जज कर लेंगे, या तो फिर कभी उनको लगता है कि उनके पार्टनर्स को इससे तकलीफ होगी कि ऐसे कैसे मेरे पार्टनर ने बोला है, या तो फिर उनको लगता है कि शादी के बाद में शायद सब ठीक हो जाएगा एंड आई शुड जस्ट गिव टाइम टू इट. इसलिए दे कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग द थिंग्स, राइट. अभी इसका इफेक्ट जो होता है वो उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप या सेक्सुअलिटी रिलेशनशिप जो उनके पार्टनर के साथ में होता है उस पे होता है. काफी बार उनको पेन रहता है जो वो बात नहीं कर पाती है, दे कीप ऑन सफरिंग. काफी बार उनको वजाइनिस्मस जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो उनको डर रहता है फिजिकल एक्टिविटी से या सेक्सुअल एनकाउंटर से, तो दैट गोज अंडर टेबल. एंड देन ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट हैम्परिंग द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट. सो आई थिंक कि ये जो इंटीमेट कंसर्न्स है, इसको वी शुड टॉक अबाउट इट एज अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ एजुकेशन. We should not judge it from the character point of view, and we should medically solve the problems rather than labeling anybody. Yes. So this is most important part that we as gynecologists या as doctors हमने ये start करना चाहिए. जैसे फ्रैक्चर हुआ है तो आप ऑर्थोपेडिशियन के पास गए हो, आंखों को तकलीफ हुई है तो आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए हो, तो आपको कोई सेक्सुअल कंसर्न है तो आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास गए हो विदाउट थिंकिंग और जजिंग योर ओन सेल्फ. Yes, and the doctors and mostly the gynecologists, क्योंकि ये सब concerns लेडी तो पहले gynecologist के पास में आएगी, तो they should also have that openness या तो फिर Open वो mindset. judgment free atmosphere in the clinic that the person is able to share the intimate. क्या सेक्सुअल डिजायर हर वुमन में अलग अलग होती है, और किन कारणों की वजह से ये जो डिजायर या लिबिडो जिसे कहते हैं ये कम ज्यादा होती है फीमेल्स में? से सबसे बड़ा मिथ है कि लिबिडो को आप क्वांटिफाई कर रहे हो. देयर इज नो नंबर कि इतना है तो नॉर्मल है, इतना है तो नॉर्मल नहीं है. एंड दिस एवरीवन शुड अंडरस्टैंड. सबसे पहले अभी फॉर एवरी पर्सन द डिजायर इज डिफरेंट. हर किसी को भूख डिफरेंट लगेगी. किसी की भूख का तो कोई देयर इज नो क्वांटिफिकेशन ऑफ भूख की इतनी भूख है उतनी भूख है. सिमिलरली इज विद द लिबिडो. Plus, in the same women, libido can change from the stages of her life. Okay. So, yes, hormone has a very major role, मगर सिर्फ हार्मोन ही पूरा चीज कंट्रोल नहीं करता है. The different life stages जैसे कि प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्रेस्ट फीडिंग है, मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज है, या तो फिर कोई मेडिसिन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, पेरेंटिंग का लोड है, एल्डरली पेरेंट्स का लोड है, वर्क प्रेशर है, फटीग है, स्लीप है. इतने सारे फैक्टर्स है जो आपके डिजायर या लिबिडो को अफेक्ट कर सकते हैं. तो किसी का लिबिडो कम है इसका मतलब उनका उनके पार्टनर पे प्यार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. या किसी का अगर लिबिडो बहुत ज्यादा है तो ये कोई बहुत शेमफुल बात है, ऐसे भी नहीं होता. मेडिकल साइंस में we have found out a new or we have observed a new way of desire. कभी कभी क्या होता है, इन अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप आप एक ही पार्टनर के साथ में हो, विच इज नॉर्मली ट्रू बहुत सारे जगह पे, तो यू मे गेट बोर्ड ऑफ द रूटीन, you may get bored of the monotony, right? So sometimes changing your routine, sometimes giving a emotional pleasure first or that physical comfort first can lead to increase in desire. This was told by a very well-known scientist, Dr. Basin. इन्होंने ये सर्कुलर मॉडल का थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने यही बोला कि समटाइम्स इट कैन बी अ रिस्पॉन्सिव डिजायर, यानी कोई चीज के रिस्पॉन्स में डिजायर इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो काफी बार हम ये जो कहावत है कि
मोतीचूर का लड्डू खाने के बाद ही समझेगा. So sometimes you have to eat it first, no, to get what the pleasure it can give. तो it is similar to that कि पहले you have to give that comfort, you have to give that emotional support, you have to give that physical cuddling और you know that calmness और Space. space सामने वाले इंसान को, then that because of that वो desire increase हो सकता है. ये तो मतलब आज डिजायर कम है तो by fine tuning few aspects that desire can Improve. Yes, definitely. So I think not judging yourself with low desire or high desire. You can be yourself. You can communicate with your partner कि क्या हो रहा है, and obviously the partner should also understand कि exactly what the front partner is trying to convey. If you have good reliable medical sources जहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, you have good guidance, तो I don't think this can be a very big problem into your relationship. तो जैसे आपने कहा तो क्या एज के साथ लाइक 20s 30s 40s मेनोपॉज या मेनोपॉज के बाद सेक्सुअल नीड्स एक्सपेक्टेशंस बदलती है किस तरह से? See, definitely age and the life stage has a lot of effect. Now, when the girls are into 20s, so they are still trying to find out कि उनको क्या पसंद है. They are still trying to find out कि consent का मतलब क्या है. They are into discovering their own bodies कि what can give them pleasure, what is contraception. Then थोड़ा और आगे जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, if they are getting married into a stable relationship, they will start thinking of their family plannings, their fertility plannings, contraception के बारे में और ज़्यादा सोचेंगे. They are into this stage while transversing into late 30s and 40s. They are into their careers, they are into their family responsibilities, financial responsibilities. ये सब चीज़ें आ जाती है. Once they are into their perimenopause and menopause around 40 to 50 age group में, तो वहाँ पे और bodily changes वापस start हो रहे हैं, hormonal fluctuations हो रहे हैं. By this time they are quite aware about what they exactly want into their sexual relationship, and unka relationship with their partners is also quite stable, that they can communicate many a times ki what exactly are their wants and needs. Sometimes in this particular stage of life, जैसे 30s है, पेरीमेनोपॉजल है, कभी कभी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स जो हमने डिफाइन किए, डिस्कस किए, उसके वजह से उनका लिबिडो बोलो या तो फिर उनका डिजायर और अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट सेक्सुअल नीड कैन फ्लक्चुएट या पेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसके वजह से. या सो वंस दे आर इनटू मेनोपॉज, तो काफी फीमेल्स का एक देखा गया है कि व्हेन दे आर इनटू मेनोपॉज देयर सेक्सुअल डिजायर कैन इंक्रीज. सडनली उनको लगता है कि इट इज इंक्रीजिंग, एंड समटाइम्स दे गेट वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस, कि उनको लगता है कि इज दिस वेरी अननेचुरल, या और इस एज में मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है. बट उसके 2-3 रीजन है. फर्स्ट, द हार्मोनल शिफ्ट. सेकेंड, बिकॉज देर इज नो फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट. वो जो प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, वो जो एक फियर है, दैट रिड्यूसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन मेनोपॉज. सो दैट गिव्स देम अ नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलैक्सेशन. एंड बाय दिस टाइम मोस्टली अगर हमने देखा तो इन द एज ऑफ 50 to 55, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे हैव देयर किड्स सेटल्ड इनटू a stable professional courses, or their parents are also quite stable into their health, or their income is okay, their careers are stable, and their relationship with their partner is also quite sorted out by this particular time. जो उन्होंने full life साथ में बिताया है, तो उसका experience लेके, तो they become more comfortable with each other, they become more comfortable with their own bodies. By this time they get the maturity of accepting the changes into their body also. तो body shaming वाला part भी कम हो जाता है. And that is how ये एक स्टडी हुआ है साइंटिफिक रिसर्च में, जिसमें ये बोला गया है कि इन मेनोपॉजल एज ग्रुप विद ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स sexual desire can increase also. Second innings can be sometimes more beautiful. Yes. So actually there is a saying that there is no expiry date to sex, intimacy and love, and that should be embraced very nicely with everybody without shame, guilt and fear of judgment. आपके बॉडी इमेज, आपके आंसर से ही लेके क्वेश्चन है, आपके बॉडी इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस का ह्यूमन सेक्सुअलिटी पे कितना असर पड़ता है? क्या इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू देयर ओन बॉडी अफेक्ट द इंटीमेसी? Definitely.
body image has a very big impact on your sexual satisfaction more. See, अगर आपका बॉडी बेड पे है एंड योर माइंड इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली ये चल रहा है कि मेरा पेट कैसे दिख रहा है, मैं मोटी हो गई हूँ, या तो फिर मेरे ब्रेस्ट में चेंजेस आ गए हैं, या तो फिर स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, या तो फिर ये सिजेरियन का स्कार कैसे दिख रहा होगा, तो विल यू बी एबल टू रिलैक्स? अगर आपके माइंड में एट बैक ऑफ द माइंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज ट्रबलिंग यू, your body is not into the relaxed state, it is continuously into the state of stress, right? When your body is continuously hooked up, your mind is continuously hooked up on something, your desire, your satisfaction reduces to a great extent. आपका natural lubrication पे effect होता है, आपका satisfaction पे effect होता है. So, when there are body image issues, it has been found out into the scientific literature also कि body image और genital self image ये sexual satisfaction और sexual desire यानी arousal पे significantly effect करता है. अभी सी बॉडी इमेज अगर आप देखोगे या बॉडी शेमिंग आप अगर देखोगे तो इंटरनेट हैज लॉट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ व्हाट द परफेक्ट बॉडी इज, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन कंटिन्यूअसली चेंजिंग. जो पहले एक्सपेक्टेशन था एक 36-24-36 वाले फिगर का, वो 0 फिगर पे आया एंड दैट हैज नाउ चेंज्ड. नाउ people even want to be chubby, they even want to be plump. So there is no perfectly defined image for what a perfect body is, and that will continuously keep on changing as per the internet standards. So I think आपको आपकी बॉडी को लेके परफेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है. What you need to make perfect is your experience, or you have to feel good, you have to feel better day by day, you have to feel perfect day by day. So that perfectness into the sensation, into the feeling, into your experience is more important than your body image and your body shame. So I think कि जो भी body image issues आते हैं, yes, they can be sorted out, but they should not become the hurdle into your intimate experience. क्या ओपन कम्युनिकेशन एंड इमोशनल कनेक्शन एक रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी जितने ही इंपॉर्टेंस रखती है? Yes, definitely. See, open communication will definitely help you to deepen your intimacy. देखो, foreplay या intimacy doesn't start in the bedroom. It starts on a random day morning. आप एक दूसरे से कैसे behave कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें रहती है. Intimacy is also कि you have just got a cup of coffee or tea for your wife when she is into bed. That is also a part of intimacy. So intimacy is not just about the physical touch. It is a lot on the emotional and the mental connect level. Small also. gifts, Small few gifts, gestures. few gestures, just a compliment is also a part of intimacy. सो आई थिंक सिर्फ इमोशनल है या फीमेल्स को सिर्फ इमोशनल ही रहना पसंद है, ये स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए. सी या मोर और लेस फीमेल्स लाइक टू बी और लव टू बी इमोशनल फर्स्ट. दे वुड वांट टू गेट अडोर्ड फर्स्ट, दे वुड वांट टू गेट लव्ड फर्स्ट देन इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप. Yeah, by and large, males are more inclined towards a physical relationship than all these emotional connect first. But I don't think that it should be 100% ऐसे ही 100%. It should not be a stereotype. So that is very important. हम ही चीज़ों को generalize करके वही है ये समझना is not always a good idea. Yes, communication will not give you stress. Communication will not spoil on your relationship. In fact, communication अगर आप का अच्छा है आपके पार्टनर के साथ में, तो इट कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड इट कैन इम्प्रूव योर इंटीमेसी अमंग ईच अदर. सो आई थिंक फिजिकल इंटीमेसी इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट, बट उसके साथ में अगर इमोशनल और मेंटल कनेक्ट है तो इट कैन बी अ बेटर पार्ट ऑफ इट. एंड समटाइम्स इट जस्ट सो हैपन ना कि आप जनरलाइज कर देते हो कि मतलब माय वाइफ विल थिंक इन दिस वे ओनली, और माय हस्बैंड और माय पार्टनर विल थिंक इन दिस वे ओनली. समटाइम्स दैट कम्युनिकेशन विल यू विल रियलाइज कि नो, person change, their opinion change,
एंड एंड टाइम टू टाइम इट विल कीप ऑन चेंजिंग। सी चेंजिंग। जैसे हमने मेनोपॉजल या चेंजेस इन द डिजायर और लिबिडो के बारे में बात की, दैट इट विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, वैसे ही द इंटीमेसी विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू टाइम। टाइम, इट विल इवॉल्व फ्रॉम अ फिजिकल लेवल टू अ मेंटल स्पिरिचुअल, अगेन बैक टू फिजिकल। again back. So it's not a constant thing. It can be a circular model, or it can be a wave like thing which can flow into it. And then the partners should be able to flow into that intimacy का flow. They should not be very rigid कि ऐसे ही हुआ तो ये है, या तो फिर सिर्फ इमोशनल है तो ही अच्छा है. It is not like. आपने जैसे कहा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर बिजी लाइफस्टाइल, वर्क प्रेशर, अब इन सब के बीच में एक कपल अपने बीच में का स्पार्क कैसे मेंटेन रख सकता है? See, normally आप कैलेंडर में शेड्यूल में क्या लिखते हो? What are important tasks right now? जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मायने रखती है, जिससे आपको फायदा होने वाला है. अभी मोस्टली कपल्स जो है इन टूडेज डे, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर वर्किंग, दे हैव देयर ओन वर्क प्रेशर्स. उन दोनों पे इक्वली फाइनेंसेस का लोड है, उन दोनों पे इक्वली वर्क कंप्लीशन, टास्क, शिफ्ट्स, ये सब का लोड है. दे बोथ आर टुगेदर हैंडलिंग द फैमिली, दे बोथ आर इक्वली शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किड्स. सो आई थिंक पहले के जमाने में ये इतना नहीं था. एटलीस्ट वन पार्टनर यूज टू बी एट ईज. The partner who is at ease would have little more time to give to the partner who is very busy, as and when that partner is free, right? So abhi when both the partners are into their works, they both are not having enough time, तो आपको शेड्यूल तो करना पड़ेगा, because it is very important. It is an important aspect of your life. So scheduling intimacy is not at all unromantic. See, because it is important, because you have the importance of it into your life, इसीलिए तो आप उसको कैलेंडर कर रहे हो, इसीलिए तो आप उसको शेड्यूल कर रहे हो. Now, scheduling intimacy may not always be having a sexual relationship or just going on to the bed. It can also be spending good time with each other, talking on non-logistic things with each other, or just cuddling, or giving each other some massage, or just going out on a walk with each other. That is also a part of intimacy, right? And then after this, if it is landing onto a physical intercourse or something like that, then that's absolutely a personal choice of that couple. But कुछ भी टाइम साथ में स्पेंड नहीं हो रहा है, you are not able to communicate because you don't have time with your partner, will strain your relationships further. धीरे धीरे क्या होता है, इनिशियली हमको लगता है जाने दो, छोड़ दो, भी लेट गो. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, चीजें पाइल अप होते जाती है, देन एक दिन आपको भी नहीं समझेगा कि कौन सी चीज के वजह से चीजें बिगड़ी. Why it created so much distance? So much distance. So why you want that time to come into your life जब इतना डिस्टेंस हो जाए जो दोनों को चलना ही मुश्किल हो जाए, rather than small time, जैसे कि हफ्ते में आधा घंटा आपने निकाला है, आपने एक ही डिसाइड किया है कि ओके संडे मॉर्निंग टी एंड ब्रेकफास्ट वी विल हैव टुगेदर, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर इज सूटिंग टू योर शेड्यूल एंड योर लाइफस्टाइल. बट एक हर हफ्ते में थोड़ा टाइम आपने आपके पार्टनर के साथ में ऐसा स्पेंड करना ही चाहिए, वेयर यू आर not into your regular talks, where you are not into your regular discussions, but you are out of the way, giving a quality and spending a quality time with each other. Yeah, knowing what's actually happening in Their own mind, their body. yeah. So I think that quality time is very important, and if that is taken out in a very good frequency, regularly, and not arguing over it, it can not form a long distance between you and your partner. प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद इंटीमेट लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? क्या एक वुमन अपनी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू कर सकती है? सी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मेरे पास में जो आती है जिनका फर्स्ट बेबी हुआ है, सेकंड बेबी हुआ है, दे आर मोस्टली इनटू द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35, एंड देन दे आर कंफ्यूज्ड. द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज देयर बॉडी हैज चेंज्ड. उनको बहुत लगता है कि जैसे मेरा पहले था बॉडी वैसा अभी नहीं रहा, तो क्या मैं एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ या पहले के जैसे सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? तो द आंसर इज डेफिनेटली यस. सी, द सेक्सुअल लाइफ हैज टू इवॉल्व विद द स्टेज ऑफ योर लाइफ.
जैसे अभी प्रेगनेंसी के बाद में या डिलीवरी के बाद में मे बी सिजेरियन सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, थोड़े दिन आपको पेन रह सकता है, स्टिचेस का पेन रह सकता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पोस्टपार्टम चेंजेस इनटू योर बॉडी। कभी आपको बहुत लो फील हो सकता है, कभी आपको बहुत इमोशनली ओवरवेल्म फील हो सकता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ योर लाइफ, and after this phase is completed you are going to become stronger and come back. So the similar is with your sexual relationship. ये एक फेज है सेक्सुअल रिलेशनशिप का जो वहां पे थोड़ा शायद कम ज्यादा हो रहा है, बट वंस दिस स्टेज दिस फेज ऑफ योर लाइफ हैज पास्ड, your relationship, your sexual relationship with your partner is definitely going to come out to be stronger than ever. So I think you have to not lose hope that अरे अभी क्या होगा. In fact, you and your partner should actually start enjoying the changes in your body and start enjoying your intimacy as if it is, and you should start enjoying your intimacy as it was before the changes had happened. सो बट काफी बार ये सब इसमें डेफिनेटली कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है. सो टू मेक इट मोर इजी फॉर यू नाउ देर आर लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल, जैसे कि पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइनल रिजुविनेशंस है, जेट प्लाज्मा रिजुविनेशंस है, कामा सूत्रा शॉट है, पीआरपी ट्रीटमेंट्स है, फैट ग्राफ्टिंग्स है, उसके बाद में थ्रेड्स है विच कैन टाइटन योर वजाइना एज बिफोर. फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी और लेजर से कैन ब्रिंग बैक द सेंसिटिविटी ऑफ योर वजाइनल कैनाल. सो आई थिंक इट्स लाइक अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे आपने प्रेगनेंसी में आपके मेडिसिन सिंसियरली लिए हैं, वैसे आपका बच्चा हो गया है तो आपका पार्टनर भी तो है हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट गुड इंटीमेट मोमेंट्स. इवन यू आर देयर हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द गुड इंटीमेट मोमेंट्स अगेन बैक विथ योर पार्टनर. सो यू शुड बी टेकिंग हेल्प ऑफ ऑल दीज recent technologies which are available. I can share with my experience. I'm a pediatrician myself, so many a times parents do ask to me also, so can we be intimate again? Yes, because उनको वो fear रहता है कि अभी बच्चा आ गया तो अभी हम intimate हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. And it is not no way related to parenting. Having intimate relationship does not amount any way that you are a bad parent. See, it is a need of your relationship as husband and wife. Yeah, good parenting is a need of your relationship with your child. And the relationships are different, the needs of the two relationships are different, and both are equally important. And both should be given equal importance and equal time. इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत से सेक्सुअल मिथ्स स्प्रेड किए हैं. Right. क्या आप इनको कुछ ब्रेक करना चाहोगे या कुछ स्पेशल किसी पे आप कमेंट करना चाहोगे? Okay, so time for myth busting. Yes. So let us burst a few myths. जो एक myth जो मुझे बहुत commonly लगता है कि sex will loosen the vagina. Definitely it is very wrong. Sex can never lose the vagina. N number of times you will have sex, it is not going to lose your vagina. Vagina lose क्यों होता है is because of the pelvic floor weakness. वहाँ के muscles का weakness है. वहाँ का डिलीवरी के बाद में या hormonal changes या menopause के बाद में changes हो गए हैं, उससे vagina lose हो सकता है. Not because of having sex. Then second myth मैं जो burst करना चाहूँगी is first time is always painful. It is not. See, ये जो myth है ना, इससे बहुत सारी लड़कियों की लाइफ, बहुत सारे कपल्स की लाइफ को अफेक्ट कर दिया है because they feel कि first time if it is there it is painful, they have a fear of it that is called as vaginismus. So I would like to tell all of you out there that it is never painful. Sex can never be painful. It can be little discomfort on the first time, but not pain. Third, if you have less attraction or less arousal या तो फिर less libido, that means your love towards your partner has reduced. Nothing like that. आपका प्यार और आपका physical attraction एक दूसरे को match नहीं कर सकता. They are not in proportion to each other. The another myth which I would like to burst is one more myth I would like to burst here is कि आप इंटरनेट देख के या रील्स देख के आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. डेफिनेटली नॉट. सी, इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है एंड अगर हमने रिसर्च देखा तो सेक्स के अराउंड का कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है. बट बिफोर यू कंज्यूम एनी कंटेंट रिगार्डिंग सेक्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग इट इनटू योर लाइफ,
आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने कंटेंट किससे कंज्यूम किया है। जो कंटेंट दे रहा है उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, आर दे क्वालिफाइड क्लिनिशियंस, आर दे सेक्सोलॉजिस्ट, वो एविडेंस बेस्ड बात कर रहे हैं क्या, जो वो बात कर रहे हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है क्या, एंड व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट हार्मिंग यू। इसका आपको सबसे पहले जजमेंट लेना चाहिए एंड देन ओनली यू शुड गो अहेड लिसनिंग टू द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन। सो आई थिंक दीज आर द मोस्ट कॉमन मिथ्स जिसके साथ में पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसे सही है या नहीं है। एक बहुत कॉमन चीज हो गई है ना। बहुत रील्स बनते हैं, मेरा ससुराल कैसा है, या मेरा आइडियल ससुराल, या लड़के की एक्सपेक्टेशन विद द गर्लफ्रेंड और वाइफ, लड़की की एक्सपेक्टेशंस, एंड देन दे आर प्रिज्यूम्ड कि इट इज हाउ इट शुड बी। और ये काफी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। See, internet, what it is giving you is a fairy tale picture. या रील एंड रियल आर डिफरेंट। Real and real are different and they will always be different. So, आपने आपका रियल लाइफ रील की तरह परफेक्ट होना है या करना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू और योर पार्टनर और योर फैमिली. इट इज definitely going to create troubles with all these particular relationships if you want your real life to look like a real life. आज भी बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो अपने सेक्सुअल कंसर्न्स किसी से डिस्कस नहीं करती। उन्हें कब और किससे अपने सेक्सुअल कंसर्न्स डिस्कस करनी चाहिए? See, females should always, first of all, start discussing their sexual concerns. They should not feel ashamed of it. They should not feel awkward of it. Right? और उन्होंने किससे डिस्कस करना चाहिए, तो दे कैन डिस्कस इट विद देयर गायनेकोलॉजिस्ट, दे कैन डिस्कस इट विद द फिजिशियन दे आर, द जनरल मेडिसिन फिजिशियन हुम दे आर कनेक्टिंग टू, और द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम, और फॉर दैट मैटर आप कोई भी डॉक्टर के साथ में आपका सेक्सुअल कंसर्न बात कर सकते हो. बट अगर आपका सेक्सुअल कंसर्न एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, या तो फिर अ पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली डूइंग प्रैक्टिस इनटू सेक्सोलॉजी, या तो फिर कोई यूरो गायनेकोलॉजिस्ट है, या तो फिर समवन हु इज वर्किंग इनटू कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, they can give you or they can offer you more amount of treatments and more amount of solutions that can help you in overcoming your sexual difficulties. Also see, sexuality या sexual concerns को deal करने का जो तरीका होता है, yes, it requires a specific amount of training because this is a very sensitive matter. And all the physicians, if you will consider, I'm not saying they are not capable of it, but see, अगर आप कोई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे सेक्सुअल कंसर्न है, तो कम ऑन, the heart specialist will have a priority to give to his patient or her patient who is having a heart attack than giving a priority to a patient who is having a sexual concern. And I feel this applies also for even gynecologist. Like आज infertility specialist अलग हुए हैं, fetal medicine specialist अलग हुए हैं, laparoscopic surgeons एक अलग डेवलप हो रहे हैं. वैसे ही आई थिंक जो स्पेशलिस्ट है who are well trained in sexual medicine. Yeah, so see, अभी नॉलेज इतना बढ़ चुका है, एवरीथिंग हैज डिपेंड सो मच ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज कि हर किसी सब्जेक्ट का नॉलेज हर कोई डॉक्टर प्रैक्टिकली ऑन अ ह्यूमन ग्राउंड, नहीं पूरा कंप्लीट it is really not practically possible. See, everybody will try to help out to their level best. Right? None of the doctors want that their patients should suffer. So, this is a very good question कि किसको दिखाना चाहिए. तो I would really prefer कि if you have any sexual concerns, you should really concern a person who is specialized in sexual medicine, who had been handling these cases of sexual concern since a couple of years, and that person can really definitely help you to a great extent. अगर आप हर वुमन को 3 प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहोगे फॉर सेक्सुअल वेलनेस, तो वो क्या होगी? See, the first and the most important thing, सेक्सुअल वेलबींग के लिए आपको बिल्कुल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या एक्सपेंसिव मेडिसिन या एक्सपेंसिव कंसल्टेशंस लेने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, लिसन टू योर बॉडी.
आपके बॉडी में अगर कुछ तकलीफ है, योर बॉडी इज टेलिंग यू समथिंग, डोंट इग्नोर इट. थर्ड, consent and comfort and communication are ongoing processes. तो कंसेंट भी ऑनगोइंग रहना चाहिए. एक बार कंसेंट में हाँ है, दैट डज नॉट मीन इट इज येस फॉर एवरी टाइम. एंड लास्टली, डोंट स्टे इन साइलेंस. टॉक एंड आस्क अबाउट योर सेक्शुअल कंसर्न्स. सी, इवन इफ यू विल open a communication to your doctor that you have some intimate problem, the doctor will definitely help you. आज काफी अच्छा डिस्कशन रहा. एक बात तो समझ में आई कि विमेन सेक्सुअल वेलनेस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली फिजिकल एस्पेक्ट, इट हैज इमोशनल, मेंटल एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स. अगर आप में से भी किसी को इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में हमारे साथ शेयर करें. और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. You never know, by your simple sharing you can help someone in need. Thank you. Thank you so much. Stay tuned for the next podcast.